ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज है जिसने प्रूव किया है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता, तो वो भी एक मिथ है। थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी मेडिसिन आपको थ्रू आउट लाइफ लेनी पड़ती हैं। तो क्या होम्योपैथिक के ज़रिए हम इस बीमारियों को कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते बिल्कुल। हैं? आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो कितना इफ़ेक्टिव है, क्या वो कन्वेंशनल जो मेडिसिन्स हम ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे दिमाग में। तो हम सारे क्वेश्चंस के जवाब आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर और आप सुन रहे हैं द अंकुर वार्ष्णेय शो। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर आंचल खन्ना, जो जयपुर में एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं। हम उनसे आज जितने भी हम सवाल हमारे मन में हैं होम्योपैथिक से रिलेटेड, उन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। हेलो मैम, थैंक यू कैसे हैं अंकुर मैम? फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? होम्योपैथिक के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इसका आइडिया लोगों को है, बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि होम्योपैथी एज अ साइंस स्पेशली इसलिए क्योंकि इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। किसी और पैथी में शायद ये चीज़ें हमने सुनी भी नहीं है कि उनके कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं। तो होम्योपैथी एक टॉपसी साइंस नहीं है जो ऐसे ही बिना पेरेंट्स के डिराइव हो गई है और बिल्कुल अपने आप ग्रो करी जा रही है। होम्योपैथी एक वेल थॉट साइंस है। इट इज सेड दैट इट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग ऑफ इंडक्टिव लॉजिक एंड मेथड्स ऑफ एरिस्टोटल एंड लॉर्ड बेकिन। एरिस्टोटल को हम सब जानते हैं। हम्म। ही वॉज अ ग्रेट रिनाउड फिलोसफर ऑफ हिज टाइम, पॉलीमैथ। तो अगर हमारी एक किताब होती है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, जो हमारे लिए हमारी बाइबल, गीता, कुरान है, तो उस ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में अगर हम ढूंढेंगे तो हमें हर टाइप की साइंस से होम्योपैथी का रिश्ता नज़र आएगा। तो उसमें मैटर एंड मोशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, एनर्जी, स्पिरिट, लाइफ, डिजीज़, क्योर, रिकवरी, ये सारी चीज़ों के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। हाउ होम्योपैथी इज रिलेटेड टू लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड अदर साइंसेस। तो अच्छा। यही इसलिए होम्योपैथी जो है, इसके कुछ फाउंडेशन है जो इसके डिस्कवरर डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने पहले ही दिए थे। वो प्रिंसिपल्स की खास बात यह है कि जो 200 साल पहले जब होम्योपैथी डिस्कवर करी गई थी, वो प्रिंसिपल आज भी वही हैं और हम भी आज भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। अच्छा, अब इसी संदर्भ में मैं एक जानना चाहूँगा कि डाइल्यूशन क्या होता है? मैं काफ़ी टर्म सुनता हूँ होम्योपैथिक के अंदर कि डाइल्यूशन नाम का एक शब्द आता है आपके होम्योपैथिक डिक्शनरी में, तो वो क्या चीज़ है मैम डाइल्यूशन? तो बेसिकली डाइल्यूशन, अगर हम ऐसे फिज़िक्स की भाषा में समझें, तो डाइल्यूशन वो चीज़ होती है जिसमें आप लिक्विड, स्पेशली पानी डाल डाल के उसको उसकी पावर किसी भी कंपोनेंट, किसी भी सब्सटेंस की कम करते चले जाते हैं। हुँ। बट होम्योपैथिक डाइल्यूशंस ऐसा नहीं होते हैं। होम्योपैथिक डाइल्यूशंस में भी बहुत फिज़िक्स, केमिस्ट्री लगी हुई होती है। तो बेसिकली हम ऐसा हमारा एक प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे थे, तो एक हमारा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ मिनिमम डोज, जो कहता है कि जब हम क्रूड सब्सटेंस को बॉडी में डालते हैं तो वो जिस तरह ह्यूमन से रिएक्ट करते हैं, जिस तरह ह्यूमन के अंदर सिम्टम्स लेके आते हैं, वो कभी कभी बहुत फेटल होते हैं। ओके। बट अगर हम उसको एक मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस होती है डाइल्यूशन की, अगर हम उसको इस तरीके से डाइल्यूट करें, तो उसमें भी ट्राइट्रेशन और सकशन, ये दो चीज़ें हैं जो पोटेंटाइजेशन हम उसमें एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। इट इज़ अ साइंस ऑफ एनर्जी। जैसे फिजिक्स में हम क्वांटम तक पहुंच चुके हुँ, हैं, हुँ। एनर्जी का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है रुपए, वो हाँ। क्वांटम होता है। हुँ, तो बिकॉज यू वर सेइंग फिजिक्स हुँ, का हुँ। आपका है बैकग्राउंड, तो वैसे ही होम्योपैथी में डाइल्यूशंस करी जाती है ताकि एक क्रूड सब्सटेंस की जो क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्हांस करा जाए। और वही चीज़ हमें ट्रीटमेंट के टाइम दिखती है जब हम पेशेंट्स में देते हैं और वो ऐसी चीज़ों को हटा देती है जो शायद उसका क्रूड फॉर्म नहीं कर पाता।
तो मैम अगर मैं एक एवोगैड्रो नंबर होता है, आप उसके बारे में जानते होंगे, तो एवोगैड्रो नंबर ये कहता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को उस नंबर के बियॉन्ड डाइल्यूट कर देते हैं हम्म तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है वो बिल्कुल नील के बराबर हो जाता है। हम्म तो अगर फॉर एग्जांपल कि आपने किसी मेडिसिन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया और बियॉन्ड दैट एवोगैड्रो नंबर, हम्म तो वो डाइल्यूट हो जाएगी, उसका कोई भी इस मेडिसिन का मॉलिक्यूल तो उस सॉल्यूशन में होगा नहीं, हम्म। तो वो हमें असर करेगी। बिल्कुल करेगी, तो क्योंकि जो मैं बात कर रही हूँ वो एनर्जी की है, और एवोगैड्रो नंबर एक मटेरियलिस्टिक फाइंडिंग है। जो अच्छा। हम एवोगैड्रो नंबर से ढूंढ रहे हैं कि उसके नीचे वाला कोई भी चीज़ हमें किसी भी चीज़ में उसका कोई पार्टिकल नहीं बचता। बट आजकल की जो थ्योरीज आ रही है, अगेन क्वांटा, ये हम्म। जो थ्योरी है प्लस वाटर मेमोरी, ये सारी चीज़ें एवोगैड्रो नंबर के ऑपोजिट में। कहने का मतलब ये है कि ये सारे लॉज जो हैं वो हमने अब तक की हमारी इंफॉर्मेशन से बनाए हैं, बट दैट डजेंट मीन कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मे बी ह्यूमन काइंड इज येट टू डिस्कवर बियॉन्ड एवोगैड्रो नंबर। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो एप्पल जब गिरा नहीं था तब, या फिर न्यूटन के ऊपर एप्पल नहीं गिरा था, इसका मतलब ये नहीं कि तब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं थी। हाँ तब भी ये थी। सारी चीज़ें थी, बस हमने डिस्कवर एक पॉइंट के बाद करी थी। तो इसीलिए ये कहना कि एवोगैड्रो नंबर से नीचे चली जाती है होम्योपैथी, इसलिए उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, ये कहना सही नहीं होगा। अच्छा, अब आपने कहा था कि वाटर मेमोरी कुछ मेमोरी। शब्द यूज़ किया था आपने। तो अगर मैं अगर समुद्र की बात करूँ, समुद्र में बहुत पानी है और उसके अंदर मैं अगर एक बॉटल पॉइज़न मिला दूँ, तो वो तो 100 क्या लैक्स टाइम वो डाइल्यूट हो जाएगा उसके अंदर। तो क्या वो भी एक मेडिसिन हो जाएगी? नहीं, एग्जैक्टली मैंने यही बोला कि ये इतना इजी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक रूट सब्सटेंस को पानी में डाल दिया और वो होम्योपैथिक मेडिसिन बन गई। उसमें जो प्रोसेस आती है जिसे हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं, हम एनर्जीज बनाते हैं। जैसे कि इस जो पोटेंटाइजेशन को थोड़ा-सा ब्रीफ करेंगे एक बार? हाँ, तो दो तरीके हैं जिससे हम बनाते हैं। एक टाइट्रेशन होता है, एक सकशन होता है। बेसिकली इनसॉल्युबल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए होता है। इसमें हम एनर्जीज बनाते हैं। तो एक पूरा तरीका होता है, विच अभी मैं शॉर्टली तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट ये हर एक होम्योपैथ बच्चे को पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, कि ऐसा नहीं है कि पानी डाल दिया और वो बन गया। इस तरह उसमें एनर्जी बनाई जाती है, या ट्राइट्रेशन से उसका पूरा प्रोसेस होता है, हुँ, 3 हुँ। बार ऐसे 3 बार ऐसे। मतलब देयर इज़ अ होल प्रोसेस जिससे हम डाइल्यूशन करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि पानी मिला दिया। पानी मिला दिया। वो अच्छा। तो वो तो कोई साइंटिफिक इसका वही नहीं हुआ ना कि ओके। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए जो आपने कहा कि उसको टैप करना दैट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज़ द पोटेंशियल द एनर्जी। एनर्जी। यस, यस, इट्स द साइंस इज बेसिकली, इट इज़ अ जनरल साइंस कैटेगरी। मतलब कि हम मेडिसिन्स के थ्रू ही लोगों को ठीक करते हैं, कोई टॉपिकल एप्लीकेशन वगैरह से नहीं करते हैं। सेकेंडली कि हम एनर्जीज पे काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ थोड़ा और समझाने के लिए। हुँ। जैसे अगेन टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम साइंस, हम मैग्नेटिज्म समझते हैं, राइट? तो हम एक मैग्नेट से एक नेल को चार्ज कर सकते हैं बिना उसे टच करे। बिल्कुल, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि वो मैग्नेटिक फ़ील्ड के प्रेज़ेंस में आ रहा है इसलिए। हाँ, क्योंकि वो एनर्जी है। मैग्नेटिक यहाँ फ़ील्ड हम इज़ एनर्जी। एनर्जी की बात कर हुँ, रहे हैं। हुँ। हम पूरे यूनिवर्स को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो यही होगा कि कैसे मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी सी कम होती या ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा होती, तो क्या वो मून वहीं पे घूमता? नहीं। एग्जैक्टली तो ये सारी चीज़ें एनर्जी है। तो इसी तरह हम किसी क्रूड सब्सटेंस की एनर्जी पे काम करते हैं, उसकी एसेंस लेके। ज़रूरी नहीं उसमें मटीरियलिस्टिक एक पार्ट हो। कण हाँ। प्रेजेंट होना चाहिए। तो बेसिकली यू आर सेइंग कि हम एनर्जीज़ पे चल रहे हैं होम्योपैथिक बिल्कुल, के अंदर। बिल्कुल। और ये चीज़ें जो जैसे क्वांटम फिजिक्स है, ये होम्योपैथी के बाद डिस्कवर हुई है। होम्योपैथी इससे पहले डिस्कवर हुई ओके। थी। तो जो चीज़ हमें अब थोड़ी बहुत समझ में आने लगी है, हम इसकी तरफ जाने लगे हैं, वो चीज़ 200 साल पहले ही डिस्कवर हो गई थी। ओके।
अच्छा, एक चीज़ बताएं मैम कि अगर हम बात करें कन्वेंशनल मेडिसिन्स की, जो एलोपैथिक है, उससे कितना डिफरेंट है ये होम्योपैथिक? Conventional medicine and homeopathy are two very different science. They are like the opposite poles. एक पैथी कहती है कि इम्पोज किया जाए एलोपैथी, और होम्योपैथी कहती है कि इंड्यूस किया जाए. एलोपैथी क्रूड चीज़ों का यूज़ करती है, होम्योपैथी अगेन एनर्जी पे काम करती है. एलोपैथी बेसिकली जैसे आपका जैसे आपकी अंदर आपका शुगर लेवल बढ़ गया, या कह लीजिए इजी बोलने के लिए कि आपका थायराइड लेवल बढ़ गया है, तो एलोपैथी क्या करेगी कि कम हो गया एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म में. थायराइड एक क्योंकि कॉमन बीमारी है, कॉमन तो बीमारी है। बेसिकली एलोपैथी क्या करती है कि वो आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन डालने लगती है, जो ठीक है। मेडिसिन हम थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं. ऑन दी अदर हैंड होम्योपैथी क्या करती है कि आपकी बॉडी को सफिशिएंट बनाती है कि वो अपना थायराइड हार्मोन खुद प्रोड्यूस करे, आपकी बॉडी के अंदर जाके इंड्यूस करने की कोशिश करती है, वो बाहर से प्रोवाइड नहीं करती. तो दोनों केसेस में क्या हुआ, एक में ये है कि आप डिपेंडेंट रहोगे थायरोक्सिन पे ऑल थ्रू योर लाइफ, तभी थायराइड के केसेस कभी ठीक नहीं होते एलोपैथी से. वंस यू अच्छा, स्टार्ट विथ थायरोक्सिन, आप पूरी उम्र वही लेते हो, बिकॉज आपकी बॉडी ने खुद प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया तो है ना. होम्योपैथिक से इसमें है इसका? बिल्कुल बिल्कुल. तभी होम्योपैथी हैज़ ऑल द आंसर्स टू सच प्रॉब्लम जो जिसमें एलोपैथी हैज़ मिजरेबली फेल्ड, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन. ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी मेडिसिन आपको थ्रू आउट लाइफ लेनी पड़ती हैं. तो क्या होम्योपैथिक के जरिए हम इसको, इस बीमारियों को कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते बिल्कुल हैं अपनी लाइफ से? बिल्कुल बिल्कुल. तो उसका कोई टाइम पीरियड होता है कि कब तक हमें मेडिसिन पे दैट रहना पड़ेगा? डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट 1 साल से 2 साल के अंदर, मैक्सिमम 1 साल से 2 साल के अंदर निकल जाता है थायराइड. तो ये चीज़ें थायराइड लोगों को डायबिटीज पता क्यों नहीं है मैम? एग्जैक्टली अवेयरनेस नहीं है. सभी लोग जाके थायराइड की दवाई ले रहे हैं, बीपी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, लाइलाज बीमारी घोषित कर दिया गया है कि एक बार लग गई तो भैया वो जाएगी नहीं. तो लोगों को पता क्यों नहीं है? कैसे मतलब क्या किया जाए जो पता चले? यही है, अवेयरनेस की जाए, ऐसे पॉडकास्ट और किए जाएं, लोगों को जिस अगर लोग अवेयर होते चले जाएंगे तो उनका जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी होना चाहिए. मुझे भी इनफैक्ट अभी पता चला कि वी कैन क्योर बीपी, हाइपरटेंशन दैट इज़, और आपके शुगर और आपके थायराइड विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक. यस. तो बहुत अच्छी बात है. इसमें तो पेशेंट्स को अगर अच्छा, एक से दो साल आप जैसे कह रहे हैं ट्रीटमेंट होता है टाइम, 1 से 2 मैक्सिमम. साल लिया तो लाइफ टाइम के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल एक पर्सन हो जाएंगे जैसे पहले बिल्कुल. थे. जैसा कि फेमस है कि होम्योपैथी रूट कॉज से काम करती है, तो हम सुपरफिशियल लेवल पे काम नहीं करते कि आपका थायराइड लेवल कम हो जाएगा कुछ टाइम के लिए और मेडिसिन छोड़ो तो वापस आ जाएगा. वी डोंट वर्क दैट वे. वी ट्रीट द रूट कॉज. जैसे कि आप एक फील्ड में देखोगे कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और आपको वो काटने हैं, हाँ हाँ. तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पेड़ को काटते चले जाओ, बट अगर आपने रूट नहीं काटी होगी तो वो दोबारा ग्रो दोबारा कर उग जाएगा जाएंगे. बिल्कुल. ऑन द अदर हैंड व्हाट यू कैन डू इज आप रूट्स में कुछ ऐसा करो विच विल टेक टाइम, बट पेड़ अपने आप गिरेगा. तो मैम इसमें तो पेशेंट्स कई ऐसे भी होंगे जो डर जाएं कि नहीं हम तो एलोपैथिक की दवाइयाँ भी लेंगे और आपसे ट्रीटमेंट भी लेंगे होम्योपैथिक का. तो क्या दोनों इंटीग्रेट करके हम दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं? होम्योपैथिक को और एलोपैथिक को इंटीग्रेट किया जा सकता है एट अ टाइम? एलोपैथी और होम्योपैथी को इन माय ओपिनियन देयर शुड नॉट बी एनी इंटीग्रेशन एज सच, बिकॉज आजकल चल रहा है ब्रिज कोर्सेज एंड ऑल, बट बिकॉज लाइक आई सेड बोथ ऑफ दीज साइंसेज आर पोल्स अपार्ट. एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो दोनों बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं. इनका तरीका काम करने का तरीका भी अलग है बॉडी के अंदर, और इनके जो रिएक्शंस हैं वो भी अलग है. तो दोनों को इंटीग्रेट करना सही नहीं होगा. बट हाँ, अगर कोई बहुत टाइम से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यही होती है कि अगर कोई बहुत टाइम से डिपेंडेंट है थायराइड की गोली पे, डायबिटीज़ की गोली पे, तो एकदम से टू पुट समबडी ऑफ मेडिकेशन इज़ नॉट वेरी सेंसिबल. धीरे धीरे करके हम टेपर ऑफ करने की कोशिश करते हैं. तो मतलब आपका ये कहने का है कि जब कोई आपके पास पेशेंट आता है तो अगर वो बीपी शुगर की कन्वेंशनल दवाइयाँ ले रहा है और अगर वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपसे कराता है तो आप उसकी दवाइयाँ जो एलोपैथिक में चल रही हैं वो धीरे धीरे कम करते हैं बिल्कुल और बिल्कुल होम्योपैथिक के साथ उसको पूरा का पूरा
बदल देते हैं। बिल्कुल, वो धीरे-धीरे कम होती हैं और वही उसका तरीका है टेपर ऑफ करने का। एकदम ओके, से करेंगे तो डायबिटीज़ या थायराइड जैसी प्रॉब्लम शूट कर सकती है शूट कर व्हिच कैन सकती है। हार्म द ओके, पेशेंट। बॉडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रूविंग समबडीज़ साइंस। ओके, 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 ओके। हाँ, तो ये अच्छी अच्छी चीज़ है कि अगर हम चाहें तो अपनी बॉडीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस मतलब ऐसे जो हमारे इल इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी में, होम्योपैथी के ज़रिए आप जैसा आप कह रहे हैं कि बिल्कुल 100% वो जड़ से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल। तो डरने की बात नहीं है, मतलब कहने का हुँ, ओवरऑल है कि हम एलोपैथिक के साथ-साथ ट्रीटमेंट ले सकते ले हैं सकते हैं और धीरे-धीरे हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट को बंद करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड आप बहुत टाइम से एलोपैथी नहीं ले रहे हैं। अगर ज़्यादा ले रहा है, बहुत टाइम से ले रहा है जैसे तो अगर कोई डायबिटीज़ 10 साल से ले रहा है तो उसकी होम्योपैथी से ठीक होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी डिपेंडेंट है अब। ओके। जितना ज़्यादा टाइम, जैसे मैंने थायराइड का एग्जांपल दिया, जितना ज़्यादा इट्स लाइक आप बाहर घूम रहे हो और आपको एक बेगर दिखता है और आप वो आपसे बोलता है खाना देने को और आप उसको खाना बनाने के बजाय आप उसको खाना देते रहते देते हो, जा रहे होते थे। तो वो खाना बनाना नहीं सीखेगा। अगर ओके। आप चाहते हो वो खाना बनाना सीखे तो आपको उसे खाना बनाना सिखाना पड़ेगा। आप उसको शॉप भी खोल के दे दोगे वो नहीं करेगा, वो बेगिंग ही करेगा। तो हुँ, इसी तरह थायराइड के केस में भी जैसे कि जो थायराइड मेडिसिन ले रहे हो वो एक्सटर्नली लेते जा रहे हो, उतना ज़्यादा ढीठ आपका थायराइड ग्लैंड बनता जा रहा है, उतना ज़्यादा कम प्रोडक्टिव बनता जा रहा है और उतनी ज़्यादा मेहनत होम्योपैथी को लगेगी उसे एक्टिव करने के एक्टिव लिए। करने में। तो इसीलिए जितना जल्दी आए उतने ज़्यादा चांसेस हैं रिकवरी के। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि थायराइड के केसेस में और डायबिटीज़ के केसेस में हमारी सक्सेस रेट 70-80% के ऊपर ही होता है। अच्छा, किसी और बीमारी की अगर बात करें हम लोग, तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को क्रॉनिक बीमारी है, तो क्या उस केस में भी होम्योपैथिक उतना ही इफ़ेक्टिव होता है जितना कन्वेंशनल जो हमारी मेडिसिन्स हैं? जो हम ये बातें कर रहे हैं ये सारी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हाँ, एलर्जीज़ है और ये सारी चीज़ें इनमें भी डेफ़िनेटली इनमें इनफैक्ट होम्योपैथी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ओके। क्योंकि कुछ ऐसी मतलब यू यू कांट इवन थिंक ऑफ वन डिजीज़ जिसमें आपको एलोपैथी आराम दिला देगी। जैसे एलर्जी, हुँ, हुँ। जिन लोगों में एलर्जीज़ होती हैं, चाहे स्किन एलर्जी हो, चाहे किसी भी चाहे प्रकार स्किन की। एलर्जी हो, चाहे अस्थमा हो, लोग धीरे-धीरे करके अपनी मेडिसिन्स की पावर बढ़ाते हैं। जैसे ला अस्थमा वाले हाँ, केसेस इस्तेमाल पंप पे ही आते हम हैं पे एंड आते थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव टू टेक पंप। तो दिस इज़ कॉल्ड मैनेजिंग ऑफ डिजीज़, नॉट क्यूरिंग। हैं। ओके। क्योर मतलब कि इस तरह दवाइयाँ खाना थोड़ी है जो रोज़-रोज़ लेते रहेंगे। हुँ, 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 हुँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियाँ भी होम्योपैथी के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। क्रॉनिक से क्रॉनिक और अड़ियल से अड़ियल, क्या कैंसर भी उसमें शामिल है? बिल्कुल। कैंसर भी उसमें शामिल है। इनफैक्ट मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो कैंसर के ही केसेस देखते हैं मेजॉरिटी। तो होम्योपैथिक से? बिल्कुल। ओके। तो उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान रहता है? जैसे उसके अंदर तो रेडिएशन थेरेपी, आपके बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, कीमोथेरेपी, ये सारी थेरेपी होती हैं, तो क्या ये सब थेरेपी भी साथ चलती हैं ट्रीटमेंट लेते वक़्त, कि इनके बिना ही ट्रीटमेंट हो जाता है? एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे कैंसर पेशेंट आया है। कभी-कभी येस आई विल एडमिट कि बहुत ज़रूरी हो जाता है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी। बट अगर बहुत ही शुरुआती स्टेज में कैंसर के पेशेंट आया है तो होम्योपैथी अलोन कैन हेल्प। अगर थोड़ी लेट फेज़ में आया है अ, जब फैलने लग गया है ट्यूमर 4th स्टेज की पूरी बात कर रहे बॉडी हो आप? में, 4th नहीं बट 3rd, 4th? हाँ, मतलब थोड़ी लेटर स्टेज में आया है हुँ, जब हुँ। ट्यूमर फैलने लग जाता है बॉडी में, हुँ, हुँ। उस टाइम पे एज़ एन इमरजेंसी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कभी-कभी देनी पड़ती है। बट अलॉन्ग विद दैट होम्योपैथी आल्सो हेल्प्स एंड इवन टू एलिमिनेट द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, होम्योपैथी इज़ द सॉल्यूशन। ओके। क्योंकि आपने देखा होगा कीमोथेरेपी वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, हाँ, बहुत तो ज़्यादा वो वीक हो जाते हैं। वीकनेस और वो जो इल इफेक्ट्स हैं, वो हटाने के लिए होम्योपैथी हेल्प्स। तो वो उसकी जो काम करने की जो गति है, जैसे एलोपैथिक लिया और फ़ायदा किया, तुरंत दर्द हो रहा है, एलोपैथिक ली, फ़ायदा हो गया। तो अगर कैंसर पेशेंट है, उसको बहुत पेन में है वो, अगर वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपसे ले रहा है, तो क्या उसको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि वो दर्द सहने पड़ेंगे उसको, कि इंस्टेंट रिलीफ़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा राइट फ्रॉम द डे वन? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है कि हम किसी पेशेंट को दर्द सहने को बोलेंगे। वो इनह्यूमन हो जाएगा कि क्योंकि हमें प्रूव करना है इसलिए हम आपको दर्द सहने को बोलें। हाँ, होम्योपैथी कभी-कभी अ,
कुछ चीज़ों में क्योंकि वो जड़ से इलाज कर रही होती है और नेचर स्लो होती है तभी परफेक्ट होती है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर सम टाइम हमें पेन एलिविएटिंग ड्रग्स पे डालना पड़ता है जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर ने एडवाइस किया होता प्रेस्क्राइब है। किया होता है, हाँ। तो यहाँ हाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी इंटीग्रेशन ज़रूरी होती होम्योपैथी है। और एलोपैथी की हो तो बेटर रहता है पेशेंट के वेलफेयर के लिए। पेशेंट को आराम मिलता है थोड़ा-सा। ओके, तो मतलब कहीं न कहीं हम क्योर कर सकते हैं हम होम्योपैथिक के बिल्कुल ज़रिए। क्योर कर सकते हैं कैंसर। 100% क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल 100% हम क्योर कर सकते हैं कैंसर को। बहुत अच्छी बात जानने को मिली हुई है, क्योंकि जनरली लोगों का कैंसर हुआ, दिमाग ख़राब हो गया कि भैया कैंसर हो गया मुझे तो अब तो मैं अच्छा मेंटली भी कहीं न कहीं वो चीज़ें इफ़ेक्ट डालती होंगी हम्म कि सोच ही लिया कि साहब अब तो मैं मर जाऊँगा। हम्म तो उसका भी कहीं न कहीं रोल प्ले करता होगा आपके ट्रीटमेंट गोल में, कि इंसान अगर पहले ही एक्नॉलेज कर ले कि मैं तो अब बचूँगा ही नहीं, और एक इंसान पॉज़िटिव रहे कि हाँ, मैं बच सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी दिस इज़ द पावर ऑफ बिलीफ। ये तो पावर ऑफ बहुत बिलीफ। ज़रूरी है। अगर आप सोच के ही बैठ जाएँगे कि मेरा कुछ नहीं होने वाला तो आपको मेडिसिन्स भी नहीं बचा सकती, चाहे वो कोई भी पैथी की हो। ओके। वो तो पावर ऑफ बिलीफ है क्योंकि क्योंकि मैम डरते कैंसर एक ऐसी बीमारी है, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर हो चुका है इस चीज़ का। दैट इज़ ड्यू टू द बॉलीवुड मूवीज़ दैट वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग। हाँ, नहीं पेशेंट्स भी मैम जो कई आस-पास देखते हैं, वो मर गया, किससे मरा? कैंसर से मरा, वो मर गया कैंसर से। तो वो कहीं न कहीं डर बैठ गया है, तो आदमी क्या दिमाग बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है कि चलो एलोपैथिक डॉक्टर के पास, वो होम्योपैथिक का सोचते ही नहीं है। उनके ज़हन में भी कहीं नहीं होगा कि हमें इस मतलब हमारी जो बीमारी के लिए हमें होम्योपैथिक की तरफ जाना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि होम्योपैथी फर्स्ट चॉइस इसीलिए नहीं रहती क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। जहाँ पे हाँ, अवेयरनेस है, अवेयरनेस नहीं जैसे है। अब मेट्रो सिटीज़ में अवेयरनेस है। अगर हम इंडिया में बंगाल वेस्ट बंगाल को देखें तो वहाँ पे लोगों की फर्स्ट चॉइस चाहे वो कैंसर हो चाहे वो कोल्ड हो, वहाँ पे लोगों की फर्स्ट चॉइस होम्योपैथी ही होती है। तो अच्छा, जैसे जैसे अवेयरनेस आती रहेगी वैसे वैसे होम्योपैथी ग्रो करेगी एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग साइंस। इसमें क्या हार्ट अटैक के भी मेडिसिन्स हैं हमारे पास? नहीं, ये यहाँ इसकी लिमिटेशन है। ये होम्योपैथी के स्कोप से बाहर है क्योंकि अम, जहाँ पे हमें एक इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए होता है। बेसिकली एलोपैथी की जब हम बात करते हैं तो वो एक मटेरियलिस्टिक साइंस है हुँ, जो हुँ। मटेरियल लेवल पे ठीक करती है, राइट? तो ये वाली ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि हार्ट अटैक या ड्राउनिंग, कोई डूब रहा है, हाँ, डूबने के बाद कोई प्रॉब्लम है या फिर बर्न्स, कोई ओके, जल गया है 3rd डिग्री बर्न्स पे। यहाँ पे होम्योपैथी का स्कोप थोड़ा लिमिट हो जाता है बिकॉज़ समटाइम्स वी नीड टाइम कि हम ओके। क्योंकि एज़ आई सेड कि नेचर की हर चीज़ जो परफेक्टली होती है वो थोड़ा टाइम लेती है एंड होम्योपैथी कंप्लीटली अलाइंस विद द नेचुरल लॉज। तो वहाँ हमें टाइम बाय करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे एक एलोपैथिक इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें हार्ट अटैक ना आए सडन, तो क्या हम पहले से होम्योपैथिक मेडिसिन्स ले सकते हैं कि ना नहीं, आए? नहीं। तो कोई भी मेडिसिन जो आप लेते हैं वो आप डाइट की तरह नहीं ले सकते, चाहे वो अच्छा, होम्योपैथी हो चाहे वो नहीं एलोपैथी वो हो। कोलेस्ट्रॉल कम हमारा कम करता रहे। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स तो आती होंगी ना मैम इसमें? कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स आती हैं बट प्रोवाइडेड आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज़ है जिसने प्रूव किया है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता, तो वो भी एक मिथ है। अच्छा, मिथ है। ये भी मुझे पहली बार पता चला कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता, ये मिथ है। तो ऐसा फिर ज़रूरी नहीं है कि जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है उस हर एक इंसान को हार्ट अटैक लेकिन आएगा। कहीं न कहीं कारण तो है कोलेस्ट्रॉल। कंप्लीट मिथ तो नहीं हो कोलेस्ट्रॉल सकता? नहीं, कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल है बट बाकी चीज़ें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जहाँ आप ये बात करते हैं कि ऐसी कोई मेडिसिन जो मेरा कोलेस्ट्रॉल ही लो रखे, वो मेडिसिन नहीं, वो आपके डाइट और लाइफ़स्टाइल है। आप बैठे रहें, आप खाते रहें, आप अ, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं कोई ऐसी मेडिसिन लेता रहूँ जिससे मैं हेल्दी रहूँ, वो तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। अगेन लाइक आई सेड नेचुरल लॉज़, ये भी नेचर ही है। हुँ, हुँ, जहाँ पे हुँ। स्टैग्नेशन होगी, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा। अच्छा मैम, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है? अगर जैसे कि हम बात करें 2 लोगों को सेम बीमारी हुई है, तो क्या उन दोनों को सेम मेडिसिन दी जाती है कि क्या पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है मेडिसिन? बीमारी सेम है। ये ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने अंकुर। तो होम्योपैथी बहुत ही टेलर्ड साइंस है। इसका जहाँ हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, वहाँ पे इसका एक बहुत
बड़ा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, कि हम हर एक इंसान को अलग दवाई देते हैं। अगर मेरे पास 10 पेशेंट कोल्ड और कफ के आए हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 को सेम मेडिसिन मिलेगी। ये ज़रूर पॉसिबल है कि 10 को अलग मेडिसिन्स मिलेंगी, सबको अलग मिलेंगी। वाई? बिकॉज होम्योपैथी एक इंडिविजुअलिस्टिक साइंस है, यानी कि हम जब पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो हम अ, उस पर्सन को मेडिसिन दे रहे हैं, ना कि उसकी बीमारी को। ओके। हम उस पर्सन को इतना ज़्यादा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं होम्योपैथी में कि बॉडी की अपनी टेंडेंसी है चीज़ों को क्योर करने क्योर की, करने की। बस हमें थोड़ा एड करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम एक पर्सन की उस कोल्ड कफ में भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स को कोल्ड कफ में सर में दर्द होता है, कुछ को नहीं होता, कुछ की आँख बह रही है, कुछ की नाक बह रही है, कुछ की नहीं बह रही, कुछ को सिर्फ कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, कुछ को फ्लेम आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है। तो ये प्यास कैसी है, नींद कैसी आ रही है, ये सारी चीज़ें हम देख के हर इंसान को मेडिसिन देते हैं, और हर एक इंसान का एक अलग सिम्टम पिक्चर है जो वो देता है, भले ही बीमारी सेम हो। ओके। जनरली एलोपैथिक्स में तो क्या है, वही एंटी कोल्ड, वही एंटीबायोटिक्स, बीमारी सेम, दवाई भी सेम, बट होम्योपैथिक में ऐसा अलग है। बिल्कुल, क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं है, वो पर्सन टेलर नहीं करते हैं, वो एक जनरल तरीके से ठीक करते हैं। ओके। और हमारे होम्योपैथिक में हम लोग पर्सनलाइज आपके उसमें ट्रीटमेंट उनका प्लान बनता है पूरा। बिल्कुल। आप लोग इतना टाइम क्यों लेते हैं पेशेंट के साथ? कोई दिखाने जाता है पेशेंट, आधा आधा घंटा पूरी उसकी कुंडली जानते हैं, नींद कैसी आती है, चलते कैसे हो, आपकी वाइफ से रिश्ते कैसे हैं, क्या इन सब का रोल होता है मेडिसिन डिसाइड करते वक्त आपको? बिल्कुल। पेशेंट्स यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर टाइम नहीं देता। तो क्या इसीलिए हम टाइम दे रहे हैं कि हम अगर मतलब नहीं, यहाँ पे हम टाइम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक करना है। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स ऐसे ही और पेशेंट को भेज दो, बट हम अपना प्रेशियस टाइम, टाइम तो हमारा भी प्रेशियस है, बिल्कुल। तो हम अपना प्रेशियस टाइम निकाल के पेशेंट को देना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड। हमें हर एक चीज़ पेशेंट की जाननी है, सो दैट हम एग्जैक्टली वो मेडिसिन दे पाएँ जो हम पढ़ते हैं, और हम मेडिसिन पढ़ते भी इसी तरह हैं। तो राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, व्हेन द पेशेंट एंटर्स द क्लिनिक, जब वो वेटिंग एरिया में होता है, हम तब हमारी ऑब्जर्वेशन तब से शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। अच्छा, उसकी बैठने की कला कैसी है? उसके बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, शादीशुदा रेस्टलेस है। जिंदगी से क्या लेना देना? शादीशुदा ज़िंदगी से लेना देना कि शादीशुदा इंसान कभी-कभी बहुत स्ट्रेस में होता है, बिकॉज़ अच्छा, 2 लोग स्ट्रेस के एक लिए। इंटीमेट एनिमिटी निभा रहे होते हैं बेसिकली। तो ये होता है नॉट जस्ट शादीशुदा, बट हाँ, आपके एनवायरनमेंट एट होम, एनवायरनमेंट एट ऑफिस, आपकी जॉब कैसी है, ये सारी चीज़ें हमारे बहुत वाइटल क्वेश्चंस हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमारा ये भी मानना है कि स्ट्रेस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी क्रॉनिक डिज़ीज़ के होने में। ओके। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि आदमी जब बातों को अपनी शेयर करता है तो उसकी आधी बीमारी शायद क्लिनिक में आपके सामने ही खत्म हो जाती होगी। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सच है, इसे हम कैथारसिस बोलते हैं इस चीज़ को। बेसिकली जब भी कोई इंसान अपनी बातें शेयर करने लगता है तो अम, डिप्रेशन, जैसे हम एक डिप्रेशन एक बीमारी को लेके लेके देखें तो डिप्रेशन क्या है? इट्स जस्ट अ लॉस ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस। देयर इमोशंस। ये यहाँ पे काम करता है। इवन इफ यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो क्या करता है, वो आपको बिठा के आप ही से क्वेश्चंस पूछता है और उनके जवाब आप ही से आप ही देते हैं। देता है। तो हाँ। हाँ, ये जो हमारे साइकोलॉजी के जो एक बहुत बड़े स्टॉलवर्ट है सिगमंड फ्रॉइड, अगर आपने उनका नाम सुना हो, इज़ अ वेरी फेमस सुना वन। है। तो उन्होंने ये चीज़ निकाली थी कैथारसिस। वो पेशेंट को बेंच पे लिटा के उससे उनसे चीज़ें पूछते थे, तो वो निकालता था एंड द पेशेंट तो यूज्ड टू फील बेटर। तो लेटाते क्यों थे, बैठा के पूछ सकते थे? वो कंफर्टेबल पोजीशन थोड़ी, so अच्छा। that he feels at home, because sometimes people who are dealing with depression, loss of expression, वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, जब वो अपने आसपास वाले से ही शेयर नहीं करते तो वो डॉक्टर से अब जाके। मुझे समझ में आया, नहीं तो जाओ तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास तो
टाइम दे के जाओ भैया, 1 घंटा तो लगना ही लगना है, क्योंकि अगर आधा आप पौन अपने लिए जा रहे हैं तो 1 घंटा लगेगा, अगर आप नहीं ठीक होना चाहते तो 5 मिनट भी लग सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ तो अच्छा वेटिंग में पता चला बैठे हैं तो 4-5 पेशेंट अगर और बैठे हैं और हमारा नंबर लास्ट है तो फिर तो ऐसा हर केस में नहीं होता कि इतना टाइम लगता है, इट्स ओनली विद न्यू केसेस, स्पेशली क्रॉनिक केसेस। पहली मीटिंग में ही आप ज़्यादा सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं। अगली जब मैं फॉर एग्जांपल सेकंड बिल्कुल। मीटिंग के बाद, जब सेकंड मीटिंग या थर्ड मीटिंग में पेशेंट आपके पास आता है, तब आप ये सारे सवाल नहीं पूछते होंगे। अगर फर्स्ट मीटिंग में बहुत क्लियरली पेशेंट बता देता है तो कभी-कभी नीड नहीं होती सेकंड में, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, सेकंड थर्ड में भी हमें कुछ-कुछ नई चीज़ें पूछनी होती है। उस पीरियड में क्या हुआ? उस पीरियड में नहीं, अबाउट द नेचर ऑफ द पर्सन, बिकॉज कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत फर्म होते हैं या बहुत रिजर्व्ड होते हैं, कभी कभी फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट इंटरेक्शन में नहीं हाँ, बताते, नहीं कह पाते तो होंगे। कभी कभी वो सेकेंड या थर्ड इंटरेक्शन में हम्म, निकलता है। क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते वक्त हमें किसी विशेष डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, खाने की रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है? कहते हैं कि प्याज नहीं खानी चाहिए, क्या रोल है इसका? तो हाँ, प्याज, लहसुन, कॉफ़ी, परफ्यूम्स, ये सारी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी कुछ मेडिसिन्स को एंटीडोट कर देती हैं, कुछ ओके। मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट को। तो जैसे कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मना करते हैं। ऐसा हर मेडिसिन के साथ नहीं है, बट जैसे हमारी एक थूजा, एलियम सेपा है, इसके साथ प्याज और लहसुन मना करते हैं। हमारी इग्निशिया, कॉफिया करके मेडिसिन है, इसके साथ कॉफ़ी मना करते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ है, इनकी एनर्जीज जो है वो हमारी मेडिसिन से इनमिकल है, वो उनको ओके। काट देती हैं, एंटीडोट करती हैं, इसलिए मना करते हैं। अदर देन दैट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मना करते हैं बिकॉज ऑफ द मेडिसिन्स, तो वो बिकॉज ऑफ द डिजीजेस, सॉरी। ओके। तो वो जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको हम नमक और चीनी खाने से मना करेंगे। वो तो सभी मना करते हैं वो ना, वो तो। बिल्कुल, वो बस वही चीज़ें हैं जो डाइटरी हमारी रहती है। बाकी वो नॉर्मल अपने खाना खा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई जिस ऐसा तरह जो तेल, लाइफ़स्टाइल है जो वही। लाइफ़स्टाइल है, जैसे वो सब चीज़ें जो कर रहा है वो करता आ रहा है। हाँ, थोड़ा बस हम क्योंकि हम हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस केयर के लिए तो प्रोवाइडर्स हाँ, हैं, बिल्कुल। तो वो तो क्योंकि हेल्थ के हिसाब से तो आप खाना बताएँगे ही, जैसे कि भई हमें ना ज़्यादा तली बिल्कुल, बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बाकी एज़ हाँ, सच कोई क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शन। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, सिर्फ ठीक करना हमारा काम नहीं है, लोगों को ठीक रखना भी हमारा काम है, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। हम हेल्थ रिलेटेड चीज़ें साथ में बताएँगे। हुँ। अच्छा, कोई रिसर्च एविडेंस मैम आपकी लाइफ़ में अब तक कि जहाँ पे होम्योपैथिक ने एक बहुत ही चमत्कार कुछ किया हो किसी की ज़िंदगी में, कोई ऐसा एविडेंस आपके ध्यान में हो? ये जो सार हाँ, जो एलोपैथिक से ट्रीट नहीं हो पाया हो, उसको होम्योपैथिक ने ट्रीट किया हो, या उसके अंदर एक मतलब कुछ चमत्कार ही हुआ हो उस ट्रीटमेंट से उसका? हम तो होम्योपैथी में जो भी ठीक करते हैं, मुझे लगता है इट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड ठीक कर देना, डायबिटीज़ ठीक कर देना, जो हुँ, इवन इफ़ यू गूगल इट या फिर किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से भी बात करेंगे तो वो यही बोलेगा, इट्स नॉट इन दीज आर नॉट इनक्योरेबल डिजीजेस। इवन PCOS which is so हुँ, prevalent हुँ। these days, it is not it is incurable disease, it is not curable। तो ओके, होम्योपैथी इन सारी चीज़ों को ठीक करती है, इट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल। ओके। तो मतलब कोई एक जैसे ऐसा जीता जाता आपके पास एग्ज़ाम्पल जिसका कंडीशंस बहुत वर्स्ट थी, आपका कोई पेशेंट हो ऐसा? हाँ, तो मेरी एक पेशेंट थी जिसके साथ मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, एंड शी वाज़ माय पेशेंट, आई थिंक 5 साल हो गए इस बात को। हुँ, हुँ। शी वाज़ नॉट एबल टू कंसीव, दैट्स व्हाई शी केम टू मी। ओके, तो वो हर चीज़ करा चुकी थी इंक्लूडिंग IVF, व्हिच मेड हर कंडीशन वर्स। और उनकी जो बिकॉज़ दे पुट अ लॉट ऑफ हार्मोन्स इंजेक्शंस, इंजेक्शंस। हार्मोन्स, यस। तो उनकी कंडीशंस काफ़ी बुरी थी एंड शी वाज़ नॉट एबल टू कंसीव इवन आफ्टर दैट। देन शी केम टू मी, मैंने उनको मेडिसिन दी, कुछ टाइम के बाद शी कंसीव्ड। बट जब हम एंटीनेटल केयर में कुछ टेस्ट करवाते हैं तो पता लगा उनका HIV पॉजिटिव था। ओके, तो उनको होम्योपैथी मेडिसिन पे रखा। अ, यहाँ तक तो होम्योपैथी अकेली चल रही थी जब उन्होंने कंसीव किया। इसके बाद क्योंकि एक गायनेक की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इवन वी रिकमेंड, तो वहाँ पे उनका फिर सिजेरियन हुआ एंड शी वाज ब्लेस्ड विद 2 ट्विन्स, और दोनों बेबी हेल्दी थे, HIV नेगेटिव, नेगेटिव। थैंक बाय गॉड्स ग्रेस एंड थैंक्स टू द सर्जन, टू द गायनेक। एंड अभी भी शी इज़ वेरी हेल्दी। उनके HIV टाइटर्स, सॉरी, तो उनके HIV टाइटर्स कम आ गए थे।
ओके, मतलब एचआईवी पॉजिटिव तो अभी भी हैं वो। HIV पॉजिटिव वो है, बट इट इज़ मैनेज सो वेल विद होम्योपैथी। लाइफ स्पैन बढ़ सकता है मतलब होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट से बिल्कुल, बिल्कुल, एचआईवी पॉजिटिव केसेस बिल्कुल, का। बिल्कुल। तो ये तो HIV एक ऐसा केस है जो एक टैबू बना हुआ था कि HIV हम्म। मतलब कि यू विल डाई सून, वो है। अदर देन दैट रीसेंट केस मेरा एक है टूरेट सिंड्रोम। बेसिकली टूरेट सिंड्रोम होता है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है बच्चों को। जब बच्चे में मूवमेंट की या वोकल टिक्स आते हैं, जैसे हमने हिचकी मूवी अगर देखी हो रानी हाँ मुखर्जी हाँ की, हाँ, तो वो टिक्स आते हैं, बॉडी बिल्कुल की मूवमेंट होती है जो इनवॉलेंट्री होती है। बिल्कुल। तो ये एक डिजीज़ है जो इनक्योरेबल मानी जाती है, इसका कोई क्योर नहीं है। ओके। But because we deal with all the out of syllabus questions, so this patient is coming to me. पहले भी टूरेट केसेस मैंने ठीक किए हैं, बट दिस वन इज स्पेशल बिकॉज इनको 12 दिन के ट्रीटमेंट के अंदर आराम आ गया। अभी भी कभी कभी टिक्स आते हैं बीच बीच में, बट वो इतने ज़्यादा नहीं है जितने उनको पहले होते थे। क्या मैम होम्योपैथी से इंसानों के अलावा जानवरों का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है? बिल्कुल, आजकल वेटनरी होम्योपैथी की एक ब्रांच है जो बहुत ज़्यादा हाइप हो रही है। तो अ, हम ना सिर्फ ह्यूमंस पे बट एनिमल्स पे भी होम्योपैथी की एफिकेसी देखी गई है। ओके। और ऐसी रिसर्च आए दिन होती रहती है जिसमें एनिमल्स को सब्जेक्ट बना के उन पे रिसर्च होती रहती है, तो उसकी एफिकेसी एनिमल्स पे भी देखी जा रही है। ऑल्दो हमारी जो ड्रग प्रूविंग है, जो हमारी मेडिसिन की प्रूविंग हम करते हैं, दैट इज डन ऑन ह्यूमंस ओनली। ओके। तो मतलब अगर कोई जानवर, अगर आपका पेट है, फॉर एग्जांपल अगर डॉग है, तो वो बीमार है तो वी कैन ट्रीट दैट डॉग विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। यस, उसके सारे सारे सिम्टम्स जो भी बीमारी के हैं सब दूर किए जा सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज है कि उसके बियॉन्ड तक होम्योपैथिक नहीं जा सकती? नहीं, हर चीज ठीक करी जा सकती जैसे है। हमारी देयर इज नो, यूनिवर्सिटी यस, देयर इज नो लिमिटेशंस। और जहाँ पे हम अपने दिमाग में लिमिटेशंस बना लेंगे कि इसके आगे शायद हम ठीक नहीं कर सकते, वहाँ हम अम, कुछ भी प्रूव करना हमारा रुक जाएगा। कुछ भी जानकारी लेना, हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का फायदा ही क्या है जब हम एक टाइम के एक लिमिट पे चलेंगे। तो मेरा खुद का ही डॉग जब बीमार होता है तो उसको मैं होम्योपैथी मेडिसिन ही देती हूँ, एंड ही रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू दोज मेडिसिन। ओके, तो उसमें तो फिर आप उनकी डायरेक्ट जो बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन बिल्कुल, जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं, जो सुपरफिशियल सिम्टम्स होते हैं, उसमें डॉग का नेचर का रोल प्ले नहीं करता कि नहीं, डॉग कैसा है? नहीं, क्योंकि हम अपने पेट का नेचर समझ सकते हैं, हम दूसरे पेट्स का नहीं समझ सकते। बट हाँ, जो इसमें यही होता है कि जो भी हमें सिम्टम्स सुपरफिशियली दिख रहे हैं, जैसे जैसे कोमा के केस ले लीजिए, उसमें हम सब कुछ पूछ नहीं सकते पेशेंट से, बट हम उन केसेस को ट्रीट डील कर करते पाए। हैं। ओके, जैसे तो आप ह्यूमंस में तो आप पूछते हैं उनसे सारी चीज़ें कि वो बिल्कुल, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है। वो बता नहीं सकते कि हम क्या सोच रहे हैं अभी, तो आप उनकी उनके मेंटल्स लेना जरूरी नहीं है, बट हाँ फिजिकल एस्पेक्ट्स पे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उस पर जरूर हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो ओवर द काउंटर हम खरीद सकें और हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर हम उसको यूज़ कर सकें, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो एक अच्छी बनी रहे, कुछ ऐसी मेडिसिन अगर हैं आपके ध्यान में तो आप प्रेस्क्राइब जैसा कि मैंने करना। बताया कि होम्योपैथिक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक साइंस है, तो ऐसी कोई भी मेडिसिन लेना का नाम लेना गलत हो जाएगा, बिकॉज ऐसी कोई मेडिसिन पर्टिकुलर नहीं है जो जैसे हर हम किसी पे काम मल्टीविटामिन करेगी। खाते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि मल्टीविटामिन खाओ तो आपके विटामिन की जो डेफिशिएंसी है वो इम्प्रूव रहेगी, मतलब मेंटेन रहेगी। और इसी तरह हम लोग कैल्शियम की जो कैप्सूल्स आते हैं, कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स आते हैं, तो जो सप्लीमेंट्स हैं वो बेसिकली एलोपैथिक के अंदर ही हैं सप्लीमेंट्स। तो ऐसा कोई सप्लीमेंट्स होम्योपैथिक में नहीं है कि हम कुछ खा लें तो हमारा वो चीज़ परफेक्ट रहे आई कैसे? अंडरस्टैंड द एंजाइटी पीपल हैव विद हेल्थ, कि जो भी ऐसी चीज़ जो हमें हेल्थीफाई करने में काम करेगी हम वो लेना चाहते हैं, बिना जाने कि उसकी एफिकेसी क्या है। व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स ऑल्सो ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिसने उसकी एफिकेसी दिखाई है डायरेक्टली। बट होम्योपैथी, बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट वी शुड नॉट कंफ्यूज डाइट विद मेडिसिन। जो चीज़ हमें डाइट से मिलने वाली है, हमारी हेल्थ हमें डाइट से मिलेगी, हमारी डिजीज मेडिसिन से हटेगी। तो जो चीज़ हमें डाइट से मिलने वाली है, हमारे लाइफस्टाइल से मिलने वाली है, उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते किसी मेडिसिन से।
मल्टीविटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट से बेटर ऑप्शन हमेशा आपका खाना है, जो चलता आ रहा है वही लेने की ज़रूरत है। और खाने के एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है, विच इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट प्रोसेस इन द बॉडी, उसके लिए हमें एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है, जैसे कि टाइमली उठना, सोना, वॉक पे जाना, ये सब। आई थिंक आई वुड से दैट इफ़ यू वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ, आयुर्वेद शुड बी द वे ऑफ लाइफ। जो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी कहते हैं, आयुर्वेद इंक्लूडिंग नेचुरोपैथी शुड बी द वे ऑफ लाइफ, होम्योपैथी शुड बी द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, एंड एलोपैथी शुड बी यूज ओनली इन इमरजेंसी कंडीशंस। चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे दर्शकों ने भी आज बहुत सारी चीज़ें जानी होंगी होम्योपैथी के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ अपने मतलब अपने आप को लगाएंगे और कहीं ना कहीं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू।